और काट कैसे रहे हो, बिल्कुल वर्टिकली। ठीक है, तो एंड मिलिंग में परपेंडिकुलर, प्लेन मिलिंग में पैरेलल, ये ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, गैंग मिलिंग कोई बताएगा बिना देखे? नंबर ऑफ मिलिंग ऑपरेशंस होते हैं सर। नंबर ऑफ मिलिंग ऑपरेशंस मतलब सर हर तरह के मिलिंग होते हैं। वेरी गुड। यहाँ पे देखो, गैंग मिलिंग की एक एग्जांपल आपके सामने है। ठीक है, तो जब आप दोनों तरह की मशीनिंग को एक साथ चलाने की कोशिश करते हो, तब आप गैंग मिलिंग कर रहे होते हो। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, गैंग मिलिंग इज द हॉरिजॉन्टल मिलिंग ऑपरेशन दैट यूटिलाइजेस 3 or more milling cutters grouped together for the milling of complex surface in one pass. ठीक है, डिफरेंट टाइप एंड साइज ऑफ द कटर शुड बी सिलेक्टेड फॉर अचीविंग द डिजायर्ड प्रोफाइल ऑन द वर्कपीस। अब गैंग मिलिंग एक्चुअली में सिंपल मिलिंग मशीन में नहीं होती है, इसकी कोडिंग करनी पड़ेगी पहले आपको। कोडिंग इन द सेंस कि आपका जो सरफेस है वो कॉम्प्लेक्स सरफेस अगर हुआ, तो जो मिलिंग कटर्स हैं वो किस पोजीशन में होने चाहिए। तो 2, 3 या 5, जो मतलब नंबर ऑफ मिलर्स एक साथ वर्क कर रहे होंगे एक वर्क पीस के ऊपर, तब आप इसको गैंग मिलिंग बोलोगे। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है स्ट्रेडल मिलिंग, कोई बताएगा? देखो, स्ट्रेडल मिलिंग की एग्जांपल आपके सामने है। इसमें क्या हो रहा है, एक्चुअली में 2 कटर है आपके पास, दोनों कटर का एक्सिस सेम है और दोनों कटर एक ही शाफ्ट पे ऊपर माउंटेड है। और वो शाफ्ट जो है जिसके ऊपर दोनों कटर माउंटेड है, उन दोनों कटर के बीच में जो स्पेस है उसको स्पेसर का नाम दिया गया है। मतलब एक वर्कपीस के दोनों एंड में एक साथ मिलिंग करनी है अगर आपको। यहाँ पे देखो, ध्यान में रखिएगा, स्ट्रेडल मिलिंग कभी कभी पूछता है आपसे, तो यहाँ पे आपको बताना है, इट इज द ग्रुप ऑफ स्पेसर इज माउंटेड बिटवीन द 2 साइड एंड द फेस मिलिंग कटर ऑन द स्पिंडल। मतलब कभी भी आपको किसी वर्कपीस के 2 फेस पे एक साथ मिलिंग करनी है। दूसरी बात, दोनों की एक्सिस भी सेम है। तीसरी बात, दोनों एक ही स्पेसर के ऊपर माउंटेड है और दोनों का रोटेशनल स्पीड भी एक जैसी होगी। तो अगर आप ऐसी मिलिंग करते हो तो इसको आप स्ट्रेडल मिलिंग का नाम देते हो। क्लियर? अब जब हम मिलिंग करेंगे तो वर्कपीस को रखने के लिए कुछ वाइसिस का यूज होता है, वो देख लेते हैं एक बार। मिलिंग मशीन वाइसिस, ठीक है, कभी भी आप वर्कपीस को होल्ड करके रखना चाहते हो तो इन वाइसिस का यूज होता है। तो 3 से 4 तरह के हैं, अलग अलग बुक कई 3 देती हैं कई 4 देती हैं। तो सबसे पहला प्लेन मिलिंग मशीन वाइस, ये तो आपको दिख ही रहा होगा। जो भी आपके पास वर्क पीस है उसको आपको फर्मली होल्ड करके रखना है, तो प्लेन मिलिंग मशीन यूज होगी यहाँ पे। ठीक है, ये सिंपल वाइस मशीन की तरह ही होती है आपके पास। ठीक है, हाँ, विच हैज द पैरेलल एक्स पैरेलल साइड्स। सॉरी, ये साइड कौन सी बात कर रही है, ये उस जो की बात कर रहे हो जिसमें आपने अपना वर्क पीस को होल्ड करके रखा है। ठीक है, और ये डायरेक्टली आपके इस टेबल के ऊपर माउंटेड होता है। ठीक है, टी स्लॉट्स के अंदर, ये टी स्लॉट्स आपको दिख रहे होंगे। इस टी स्लॉट में आप कहीं भी आगे पीछे या लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में इसको एज पर द रिक्वायरमेंट उसको होल्ड कर सकते हो, और ये वाइस आपका जो आपका वर्क पीस है उसको होल्ड करके रखेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड देखो, फिगर 2 और फिगर 3 को देखो, स्विवल बेस एंड वाइस। इसका मैं यूज बताता हूँ, पहले इस पिक्चर को ध्यान से देख लो। अब देखने के बाद ये ध्यान में रखिएगा, ये आपका कोई बेस है, इस बेस के ऊपर आप एक वाइस को रखने वाले हो।
तो आपने क्या किया है, इसी बेस पे एक वाइस को रख दिया है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। आई थिंक आप अभी तक तो समझ चुके होंगे ये हमने किया क्यों। ठीक है, कुछ आपको लग रहा होगा कुछ एंगुलर मूवमेंट टाइप होने वाली है इसमें, है ना। तो इसमें क्वेश्चन क्या एग्जामिनर पूछता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे swivel base is a graduated in degree and allows the vise to swivel in the horizontal plane. Swivel base give the vise a greater degree of versatility, but should be avoided when doing the heavy rough cutting operation because it reduces the rigidity of the setup. ये आपके सामने स्विवल बेस है, ठीक है। स्विवल बेस एंड वाइस, अगर इस स्विवल बेस के ऊपर आपने वाइस रखा है तो आप इसको एंगुलर मूवमेंट दे सकते हो, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। ओके, तो स्विवल बेस समझ में आ गया बेटा सभी को कि कभी भी आपको एक वाइस के साथ बस इसमें आपने एक ही बात ध्यान में रखनी है स्विवल बेस में, कि आपको एंगुलर मूवमेंट अगर चाहिए होगी तो आप स्विवल बेस यूज करोगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है, क्या हैवी कटिंग के लिए स्विवल बेस यूज करते हो, तो आपने मना कर देना है, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हैवी कटिंग के दौरान ड्यू टू वाइब्रेशन ये एंगुलर मूवमेंट ले लेगा और आपके पीस को फर्मली होल्ड करके नहीं रख पाएगा एक जगह, ठीक है। थर्ड आ गया आपके पास यूनिवर्सल एंगल मिलिंग बाइस। यूनिवर्सल एंगल में अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एंगुलर मूवमेंट भी ले सकता है और अप एंड डाउन मूवमेंट भी ले सकता है किसी एक पर्टिकुलर एंगल में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर मशीन ऑपरेशन इन्वॉल्विंग द कंपाउंड एंगल्स। बेटा कंपाउंड एंगल का मतलब होता है जब आपको कुछ रोटेशन भी देना है और कुछ आपको किसी एंगल के ऊपर पीस को रखना है, ठीक है, तो वहां पे यूनिवर्सल वाइस यूज होता है। तो यहाँ पे आपको 360 डिग्री और 90 डिग्री, मतलब वर्टिकल प्लेन में 90 डिग्री और हॉरिजॉन्टल प्लेन में 360 डिग्री का टर्न मिल सकता है। बहुत सिंपल सी बात है, समझ में आ गई होगी। एक और इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा। क्लैंपिंग प्रेशर के ऊपर बताया हुआ कि कैसे आपको ज्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना है। कभी कभी आप हैमर्स का यूज करके ज्यादा प्रेशर के साथ किसी एक वर्क पीस को होल्ड करने की कोशिश करते हो, तो वो चीज गलत है, क्योंकि उससे आपके जो टीथ हैं उनको नुकसान पहुंचता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे करेक्ट और इनकरेक्ट उसके दोनों जो के बीच में बताया हुआ है कि आपको जो वर्क पीस रखना है वो कैसे रखना है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये इनकरेक्ट है, क्योंकि आपने वर्क पीस को थोड़ा सा ऊपर रखा है। वर्क पीस को फर्मली बिल्कुल फेस के साथ आपको मैच करके रखना है। करेक्ट और इनकरेक्ट एंगल्स बताए हुए हैं। अब आते हैं आपके पास वी ब्लॉक। बेटा वी ब्लॉक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी आपको ऐसा कोई मिलिंग करनी है किसी एक पर्टिकुलर फेस पे, या फिर कोई आपके पास ऐसा वर्क है जो थोड़ा राउंडी टाइप है, तो वहां पे वी ब्लॉक यूज करते हैं, ठीक है। अब मैं वी ब्लॉक आपको दिखाता हूँ, वी ब्लॉक किस चीज को क्लैम्प करता है और कैसे क्लैम्प करता है। देखो यहाँ पे बेटा एक वर्ड होता है वी ब्लॉक और एक वर्ड है स्ट्रैप क्लैम्प, ठीक है। अब इनका मैं यूज दिखाता हूँ नीचे, उससे आप यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ सकता है मैं वो बता दूं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो वी ब्लॉक के ऊपर आ सकता है कि
आप वाइस यूज ना करके वी ब्लॉक कभी कभी यूज करते हो, तो क्यों? तो आपको बताना है, कभी कभी आपके पास जो राउंड वर्क्स होते हैं उनकी जब आप बिल्डिंग करते हो तो उनको सपोर्ट देने के लिए आप वी ब्लॉक्स का यूज करते हो। वी ब्लॉक्स लगाए कैसे जाते हैं बेटा? वी ब्लॉक एक ग्रेजुअल एंगल पे लगाए जाते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये पीस भी है और इसके बैक साइड में भी है, अगर यहाँ पे देखोगे ना इसके बैक साइड में भी दिखेगा आपको। तो जो वी ब्लॉक है उसको कोई भी राउंड शेप में अगर आपके सामने है, देखो ये जो एक पार्ट है ना, ये भी वी ब्लॉक का ही पार्ट है, ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो इसमें वी ब्लॉक को आपने फर्मली कैसे होल्ड करके रखा है? वी ब्लॉक के ऊपर आपने राउंड शेप का कोई भी मेटल पीस रखा है जिसको आपको मिलिंग करनी है, और उसके साथ आपने कुछ स्ट्रैप क्लैंप का यूज किया है। यहाँ पे जो ये ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है और ये आपको नट बोल्ट के साथ दिख रहा है, इसको स्ट्रैप क्लैंप बोला जाता है। तो अगर आपको राउंड शेप के किसी वर्क पीस को होल्ड करके रखना है तो आप वी ब्लॉक का यूज करोगे। और वी ब्लॉक का किसके साथ यूज किया जाता है, कभी कभी एग्जामिनर ये पूछ रहे तो आपको बताना है स्ट्रैप क्लैंप के साथ। एंगल प्लेट्स, एंगल प्लेट आपको समझ में आ रहा होगा नाम से ही, ठीक है। एल शेप पीस होता है, ये कास्ट आयरन का बना होगा या स्टील का बना होगा, ठीक है। एंगल प्लेट्स अभी मैं नीचे दिखाता हूँ दिखता कैसे है। और इस एंगल प्लेट्स में कुछ होल होते हैं, वो होल में आप नट बोल्ट की हेल्प से वर्क पीस को फर्मली पकड़ के रख सकते हो। अच्छा, क्वेश्चन एग्जामिनर्स क्या पूछ सकते हैं एंगल प्लेट से? वो आता है ये, एंगल प्लेट आर यूज्ड व्हेन पार्ट नीड टू हैव मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म्ड एट 90 डिग्री एंगल टू द एक्सिस ऑफ द टेबल। दिखाते हैं आपको, यहाँ पे देखो, ये है एंगल प्लेट्स। तो एंगल प्लेट का कब यूज करोगे? जब आपका जो मशीनिंग होने वाली है वो कौन से एक्सिस पे हो? जो टेबल है उसके परपेंडिकुलर एक्सिस पे। तो आपने क्या किया, ये टेबल है आपके पास और ये एंगल है, ये देखो ये एंगल प्लेट है। तो एंगल प्लेट को आपने फर्मली इसको कनेक्ट कर दिया टेबल के साथ, और वर्क पीस को कैसे रखा है? वर्टिकल रखा है, तो उसको आप ग्राइंड कर रहे हो, ठीक है। तो एंगल प्लेट्स कहाँ यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं, बस इतना ध्यान में रखना है। सर दोनों तरफ लगता है कि एंगल प्लेट? नहीं, एक तरफ लगेगा, ये स्ट्रैपिंग है आपकी, ये स्ट्रैपिंग है, ठीक है, स्ट्रैप क्लैंप जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आएगा माउंटिंग टू द टेबल, बहुत इजी है, एक बार इसको पढ़ना। इसमें बस ये बताया गया है कि कभी भी वर्क पीस को रखना है और कुछ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उस वर्क पीस को रखा कैसे जाएगा। एल प्लेट्स भी लगा सकते हो, एंगल प्लेट्स भी लगा सकते हो, स्टॉप ब्लॉक भी लगा सकते हो। कि स्टॉप ब्लॉक किस लिए लगाया जाता है? कि अगर आपको हैवी ब्रशिंग करनी है, हैवी मशीनिंग करनी है, उस टाइम पे वाइब्रेशन की वजह से आपका जो वर्क पीस है वो ऐसा ना हो कि हिल जाए, मतलब वाइब्रेट कर जाए, उसको फर्मली पकड़ने के लिए स्टॉप ब्लॉक का यूज किया जाता है। और स्ट्रैप क्लैंप का क्या यूज होता है वो आपने ऊपर दोनों जगह देख लिया, एंगल प्लेट के साथ भी यूज कर सकते हो और टेबल के साथ भी यूज कर सकते हो। एक बार पढ़िएगा उसको। क्लैंपिंग सेट दिया हुआ है, वर्क पीस को पकड़ना है तो उसके लिए यहाँ पे देखो, ये जहां पे मैंने अभी पॉइंटर रखा हुआ है, ये वाला पॉइंट और इधर ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसको पैरेलल्स बोलते हैं, ठीक है। क्यों इसका यूज क्या है? और कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है कि मिलिंग मशीन के दौरान, मिलिंग के दौरान हम पैरेलल प्लेट्स का यूज क्यों करते हैं? तो इसका आंसर यहाँ पे मिलेगा आपको इस पैराग्राफ में। पैरेलल्स आर यूज्ड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द क्लियरेंस under the work, so the cutting tool does not damage the machine table or the vice। या तो आपका टेबल या तो आपका वाइस, जिसमें भी आपने अपने वर्क पीस को फर्मली होल्ड करके रखा है, तो कभी भी आप मशीनिंग करते हो सकता है वो वाइस या टेबल को मशीन करना स्टार्ट कर दे, तो उनके दोनों के बीच में
क्लियरेंस को मेंटेन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, से इसमें पहले कहाँ क्लियरेंस है? देखो साफ साफ लिखा है यहाँ पे, पैरेलल्स बीइंग यूज्ड टू रेज द वर्कपीस अबव द सरफेस, टेबल सरफेस। तो मान के चलो अगर आपने पैरेलल प्लेट्स नहीं रखी हैं, डायरेक्टली आपने वर्कपीस टेबल के ऊपर रख दिया, तो आप जब एंड मिलिंग करोगे, एंड मिलिंग के दौरान क्या होगा, एंड मिलिंग के दौरान जो फ्रंट वाला फेस है उसके लिए वर्टिकल एक्सिस के साथ मिलिंग होगी, तो वो वर्टिकल फेस को मिलिंग करना स्टार्ट करेगा। जैसे नीचे आएगा, हो सकता है टेबल को ही मिल कर दे हल्का सा, उसको बचाने के लिए उसके नीचे पैरेलल प्लेट्स लगाई जाती है। तो जैसे आप पैरेलल प्लेट्स लगाओगे उसके ऊपर उसे माउंट करोगे वर्कपीस को, तो उससे क्या होगा, आपका जो टेबल है वो बच जाएगा, वो आपका मिल नहीं होगा। इसका मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, जो आप बोल रहे हो नीचे दिखेगा इसका एग्जांपल। देखो ऐसे समझाते हैं आपको। यहाँ पे देखो, मान के चलो ये एंगल प्लेट्स है आपकी, ये वाली, ठीक है, और यहाँ पे ये दो पैरेलल्स लगे हुए हैं। ठीक है, पैरेलल्स का यूज क्या था, पैरेलल का यूज दो तरह के यूज है। एक, जो भी आप वर्कपीस रखने वाले हो, जब आपके उसके सरफेस के ऊपर आपको ग्राइंड करना है, तो अगर आपने 1 mm को सिलेक्ट किया है कि 1 mm ग्राइंडिंग मेरे को करनी है, तो थ्रू आउट द सरफेस वो 1 mm ही हो। पहला काम ये। और दूसरा काम ये कि कभी भी आप ग्राइंडिंग करने वाले हो तो कहीं आपका टेबल भी साथ में ग्राइंड ना कर जाए, उसको बचाने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे आओ, अगर आपने पैरेलल को बिल्कुल करेक्ट फेस पे रखा है, तो आपने जो ये पीस संभाल के रखा है इस क्लैंप्स के नीचे, ये पीस संभाल के रखा है, अगर ये पीस नीचे होता, मतलब वर्क टेबल पे होता सपोज करो, तो अगर आप इसकी वर्टिकल मिलिंग करते, एंड मिलिंग करते, तो अगर इस सरफेस के ऊपर, जहां पे मेरा कर्सर है इस टाइम पे, इस कर्सर के इस सरफेस के ऊपर अगर आप मिलिंग करते, तो हो सकता है कि टेबल भी साथ में हल्का सा स्क्रैच हो जाए। बट अगर आपने दोनों पैरेलल्स लगाई हैं आपस में, तो इन दोनों पैरेलल्स की वजह से यहाँ पे सरफेस आपको उठा हुआ दिखेगा, तो यहाँ पे आराम से मिलिंग हो सकती है। बट यही इस अगर साइड आप, में क्या लगा है दोनों तरफ? ये क्लैंप्स लगे हैं बेटा, वर्क पीस को पकड़ने के लिए। अभी हमने सबसे ऊपर देखा था ना क्लैंप्स, हम्म। ये टाइप्स ऑफ क्लैंप्स, ये चीज, ठीक है, ये यस ब्लॉक्स के साथ। सर, जब क्लैंप है तो फिर पैरेलल रखने से क्या मतलब? क्लैंप तो क्लैंप से अटैच नहीं, करना है। क्लैंप तो बस पकड़ रहा है ना आपके वर्क पीस को, बट टेबल से ऊपर उठाने के लिए तो पैरेलल्स ही यूज होंगे। मान लो आपने नीचे पैरेलल नहीं रखे यहाँ पे, अगर आपने पैरेलल नहीं रखे तो क्लैंप ने तो पकड़ा हुआ है वर्क पीस को। क्लैंप का काम तो अलग है, उसका काम तो है वर्क पीस फॉर्मली पकड़ के रखना, वाइब्रेट ना हो। तो इसके सरफेस को जैसे मिलिंग स्टार्ट करोगे, तो इस नीचे कुछ पैरेलल तो है नहीं, तो हो सकता है टेबल को भी हल्का सा कट कर दे, तो वो चीज हमें नहीं चाहिए, उसके लिए उठा के रखते हैं थोड़ा सा, ठीक है, क्लियरेंस मेंटेन करने के लिए। इसको रहने दीजिएगा वर्क होल्डिंग मेथड को, क्योंकि इससे कोई ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं बनेगा। यहाँ पे देखिए पैरेलल बार का भी समझ में आया। हम्म। ठीक है, बस इतना ही कीजिएगा।
इस पूरी की पूरी पीडीएफ को एक बार स्टडी कर लीजिएगा। इसके बाद कुछ एमसीक्यूज हैं, उनको सोल्व करना आप। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। कल की क्लास कल तो संडे है, मंडे को एक क्लास होगी इसकी कटिंग टूल्स के रिगार्डिंग ही। ठीक है, और उसमें मैं 3-4 चीजें इंक्लूड करूंगा, और उसके बाद फिर हम हीट ट्रांसफर और बॉयलर के ऊपर जंप करेंगे। ठीक है, उधर आपका मॉइस्चर वाला खत्म हो गया, प्रोडक्शन का पार्ट। यस सर, मैकेनिक्स चालू होगा। मैकेनिक्स चालू हो गया, और मैकेनिक्स, हाँ मैकेनिक्स तो काफी आसान है, वो समझ लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो आज का इतना ही करते हैं। तो एक बार ये पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अंडरलाइन कर लेना जो जो आपको चीजें इंपॉर्टेंट लगे। ठीक है, तो कल की क्लासेस हम आगे बढ़ते हैं, और कल की क्लास में ऑलमोस्ट कटिंग टूल्स में खत्म कर दूंगा, क्योंकि उसमें मैक्सिमम मटेरियल पढ़ने वाला है। हैमर्स के ऊपर है, ड्रिलिंग मशीन के ऊपर है, ड्रिल बिट के ऊपर है। ठीक है, तो अच्छा, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल भी आता है ना? हाँ, तो वो भी हम देख लेंगे, उसका आपको नोट्स दूंगा, और जो मेरी पढ़ाने वाली चीज होगी वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, और कल की क्लास में ये खत्म हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में फिर हम बॉयलर और हीट एंड मास ट्रांसफर पे जंप करेंगे, कि बॉयलर और हीट एंड मास ट्रांसफर को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, ताकि थोड़ा सा हमें एप्लीकेशन भी दिखती रहे साथ साथ में। सर ठीक है, मेट्रोलॉजी क्या आएगा सर मेट्रोलॉजी में? मेट्रोलॉजी में आपको सर ने बताया होगा, मेट्रोलॉजी का जिसमें आपका हीट एंड सॉरी जो हीट ट्रीटमेंट है, या फिर आपका कितने परसेंट कौन सा एलओआई बनाना है, तो क्या कितने मटेरियल साइंस है ना मेट्रोलॉजी? मेट्रोलॉजी में हीट यही आता है आपका, हीट ट्रीटमेंट को मेट्रोलॉजी के नाम से जाना जाता है, मतलब इसके जो मेथड्स हैं अलग अलग। इसको हम पहली बार सुन रहे हैं। हम्म, टॉलरेंस और नहीं वो क्लियरेंस ये बोल रहे क्या? अलाउंस नहीं मेट्रोलॉजी नहीं, मेट्रोलॉजी एक्चुअली क्या है ना, ये आपके जो यूपी में एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, मेजरमेंट। चलिए आप इसको रीड आउट कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, सर जी बोलिए। जो रेलवे का सिलेबस है सर उसमें ये दिया हुआ है मेट्रोलॉजी हाँ, एंड मेट्रोलॉजी इंस्ट्रूमेंट। देखो बेटा, मेट्रोलॉजी में अगर आप उसको डिटेल में देखोगे ना मेट्रोलॉजी को, तो उसमें क्या क्या दिखेगा आपको, बताओ, पढ़ के बताओ। मेट्रोलॉजी सर एंड प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इंस्पेक्शन आएगा। इतना ही दिया है सर। हाँ, क्या बोल रहे हो किरण? प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आएगा। वेंचुरीमीटर, वर्नियर सर कैलिपर, माइक्रोमीटर, ये ये सब आता है आएगा। ना, लिमिट फिट्स और टॉलरेंसेस और वर्नियर कैलिपर, वो मेट्रोलॉजी में आते हैं ना, वो मेजरमेंट। नहीं, जिसमें देखो ना, जैसे आपका क्लास ए फिट होती है, क्लास बी फिट होती है, क्लास सी फिट होती है, या फिर ट्रांजिशन फिट होती है। ठीक है, उसके अलावा आपका जो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टॉलरेंस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टॉलरेंस एलोवेंस, है ना। तो उसमें आता है कि आपका अगर प्लस माइनस में जा रहा है तो उसको टॉलरेंस बोला जाता है, एलोवेंस बोला जाता है, कि पूरी की पूरी स्केल को एलोवेंस बोला जाता है। ये सब चीजें शायद उसमें आए मेट्रोलॉजी और में। वो लिमिट गेजेस भी है सर उसमें। लिमिट के ऊपर डिपेंड करता है, कभी कभी वो पूछ लेता है कि जो नट और बोल्ट है उसका एएन और मिलिट्री स्टैंडर्ड में क्या क्या डिफरेंस है, कभी कभी उसके नेम नोमेनक्लेचर पे क्वेश्चन कर लेता है। तो ये सब चीजें इसके ऊपर आएंगी। ठीक है, कि उसमें एएन और एमएस में डिफरेंस क्या है। फिर कभी कभी वो ये पूछ लेगा कि कितने नंबर ऑफ टीथ किस बोल्ट में होते हैं, तो ये सब कुछ इसमें आ जाएगा। या कभी कभी वर्नियर कैलिपर का एरर पूछ लेगा, ये सब चीजें आएंगी इसमें। सर आरआरबी की नोटिफिकेशन कब आएगी सर? आरआरबी की बेटा मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल एंड में बोल रहे हैं, बाकी देखते हैं। इस साल आनी तो चाहिए, आनी क्या चाहिए, मतलब आएगी, क्योंकि अगर नहीं आई तो, क्योंकि रिटायरमेंट्स पिछले 4 से 5 साल में काफी ज्यादा हुई हैं। ठीक है, तो वर्कफोर्स बहुत कम है, सर तो अभी इंग्लिश में थोड़ा, अभी प्राइवेटाइजेशन के चक्कर में थोड़ा सा इन्होंने अपने डिसीजंस को रोका हुआ। अगर तो ये प्राइवेटाइज हो गई, मतलब प्राइवेटाइजेशन की तरफ को गई, तब डिले हो सकता है। अगर प्राइवेटाइजेशन की तरफ को नहीं गई तब बच सकता यस सर, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कुछ तो ऐसे बोल रहे हैं ना। है। हाँ, मतलब ये आई थिंक कंप्लीट रेलवे को कॉन्ट्रैक्ट पे देने की सोच रहा है।
ठीक है। सर तो वो IRMS का भी वो चल रहा है, IRMS में भी हाँ, बिल्कुल, अब क्योंकि यूपीएससी से निकाल दिया ना रेलवे को, अब रेलवे की पोस्टें गवर्नमेंट जो नहीं है, है सर। नहीं यूपीएससी के थ्रू होती थी पहले ना सिलेक्शन, इनकी अब अलग कर दिया इसको, हमने कि यूपीएससी से पोस्टें हटा दी इसकी। अच्छा, हम्म। जो NHPC के भरे हैं सर, इसका एग्जाम कब तक हो सकता है? तो टाइम एनएसपीसी देगा ना, नहीं टाइम देगा? महीने, नहीं 1 महीने के अंदर अंदर आ जाएगी नोट इसका, मतलब 1 महीना एग्जाम से 1 महीने पहले आपको आ जाएगा नोटिफिकेशन उसका। वही चीज सर, क्योंकि सेमेस्टर है तो मार्च में थोड़ा समय लगेगा। नहीं देखो, नेक्स्ट ईयर में एग्जाम है, तो आप एग्जाम तो देते रहो, आपको नहीं पता कौन सा एग्जाम निकलना है आपका, वही ठीक चीज। है ना। नहीं, हाँ, सेमेस्टर वाला। सेमेस्टर के तो निकल जाते हैं बेटा, उसकी टेंशन नहीं है, वो तो एक रात को भी, मतलब आपको पढ़ने की जरूरत क्या है, सब कुछ तो पढ़ ही रहे हो, इससे लो वही स्टैंड जो चीज। भी आप पढ़ रहे हो तो इससे लो स्टैंडर्ड के क्वेश्चन ही आएंगे, चिंता मत करो। चलिए ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ मैं आपसे।